नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी की पाठशाला पर। हमने पिछले वीडियो में समास के बारे में समझा। समास दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। मित्रों, संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समास और संधि में यही एक बेसिक डिफरेंस है कि वहाँ पर शब्दों का मेल होता है, यहाँ पर वर्णों का मेल होता है। हम इसे परिभाषित करें तो इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। वह ध्वनि विकार जो दो वर्णों के पास आने से उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। मोटे मोटे तौर पर दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अब यहाँ पर हम इसे आगे बढ़ते हुए समझें तो संधि कितने प्रकार की होती है। मूल रूप से संधि के भेद तीन प्रकार के हैं। संधि के भेद तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरा प्रकार होता है विसर्ग संधि। संधि का चूंकि प्रकरण अपने आप में बहुत बड़ा है, हम एक एक प्रकार को समझते हुए चलेंगे। सर्वप्रथम हम यहाँ बात कर लेते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि को समझें उससे पहले हम स्वरों को जान लें तो बढ़िया रहेगा। स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सारे ही स्वर हैं और इन्हीं स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। इसे हम यहाँ परिभाषित कर लेते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, रूप परिवर्तन कहते हैं जिसे, को स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर आपस में आकर मिलते हैं और उससे कोई अन्य स्वर या अन्य ध्वनि का निर्माण हो, वे स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि को जब हम आगे विस्तार से देखें तो स्वर संधि के प्रकार के बारे में हम यहाँ बात अवश्य करेंगे। स्वर संधि के भेद या प्रकार। कितने प्रकार की स्वर संधि होती है? तो जब हम इसे विभाजित करते हैं तो स्वर संधि के लगभग 5 प्रकार हमारे सामने आते हैं। पहला दीर्घ संधि,
दूसरा गुण संधि। इनको मैं थोड़ा सा एक क्रम में लिख रहा हूँ, इसी क्रम में हमें याद करना है ताकि हमें इनको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। इसके क्रम को इस में क्यों याद करना है वो भी उसका कारण बताऊंगा। आप इसी क्रम में इसको याद करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा सुविधाजनक रहेगा। वृद्धि संधि, और चौथा आता है यण संधि, और पांचवी संधि आती है अयादि संधि। स्वर संधि के ये भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। हम यहाँ एक एक संधि को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पांचों ही संधियाँ यदि हम एक साथ पढ़ेंगे तो वीडियो की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अतः यहाँ हम आज केवल संधि का पहला प्रकार जो हम देखने वाले हैं, दीर्घ संधि, हम यहाँ पढ़ेंगे। अगले वीडियो में स्वर संधि के अन्य प्रकारों के बारे में हम अवश्य बात करेंगे। दीर्घ, पहला शब्द हमारे पास है दीर्घ। संधि क्या होती है ये हमने समझ लिया, दीर्घ मतलब बड़ा। अब स्वर में बड़ा क्या है? जैसे अ का रूप है तो अ और आ में से बड़ा क्या हुआ? आ। इसी प्रकार से ई और ई दोनों ही जब लिखे हुए हैं तो इसमें से बड़ा रूप कौन सा हुआ? ई। इस बात को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है और उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अब हम इसे परिभाषित कर लेते हैं। परिभाषित करते हुए हम इसे समझते हैं। जब समान स्वर के दोनों रूप ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ रूप आप समझते होंगे। ह्रस्व में अ, ई, उ आ गया और दीर्घ रूप में आ, ई, उ आता है। जब समान स्वर के दोनों रूप ह्रस्व और दीर्घ एक दूसरे के बाद आ जाए तो दोनों मिलकर उसका दीर्घ रूप बन जाते हैं। दीर्घ संधि की एक सामान्य परिभाषा है, इसे हम इस प्रकार से समझ लेते हैं। जब समान स्वर के दोनों रूप ह्रस्व और दीर्घ है ना, जब एक दूसरे के बाद आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ रूप बन जाते हैं। एक उदाहरण से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं एक उदाहरण लिख देता हूँ। स्वाध्याय, एक शब्द है स्वाध्याय। अब मैं इसको यहाँ पर विच्छेद करूँ, स्व प्लस अध्याय। ये यहाँ से मैंने क्यों इसका विच्छेद किया ये भी मैं समझाऊंगा आपको। सबसे पहले हम इसका वर्ण विन्यास समझते हैं। स्व जब हम बोलते हैं तो स्व व के उच्चारण में ध्वनि किसकी आती है?
यदि आप स्व का उच्चारण करेंगे तो ध्वनि इसमें से निकल कर आती है अ की। किसकी ध्वनि आती है? अ की। और इसके बाद जो हमारे पास शब्द है उसमें प्रथम ध्वनि क्या है? अ प्लस द्याय। ये एक सूक्ष्म वर्ण विन्यास मैंने यहाँ किया है। अब हमारी परिभाषा दीर्घ संधि की कहती है कि समान वर्ण एक दूसरे से यदि मिलते हैं तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। अब अ का दीर्घ रूप क्या है? आ है। तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे। किस प्रकार से होंगे? अब यहाँ पर आगे स्वहलंत, व हलंत इसलिए किया क्योंकि व में से ध्वनि निकल कर आ गई अ की बाहर। अब यहाँ पर इन दोनों के मिलने से दीर्घ स्वर क्या बन गया? आ। अब शेष शब्द क्या है? द्याय। अब यहाँ आ जो है ये किस में मिलेगा? किसी न किसी आधे वर्ण में, और वो भी अग्रिम। अब इसमें यदि मिलता है तो इसका रूप क्या हो जाएगा? स्वा। हलंत हट गया क्योंकि आ मिल गया, और पीछे शब्द है द्याय, स्वाध्याय। अब आप सबके मन में ये एक सवाल आ रहा होगा कि हमने यहाँ पूर्व में इसको वर्ण विच्छेद इसका जो किया वो स्व अध्याय के रूप में ही क्यों किया? हमारे सामने एक शब्द था स्वाध्याय, इसको हमने प्रथम दृष्टया देखा तो इसमें कहीं न कहीं दीर्घ स्वर का रूप हमें पाया गया। दीर्घ स्वर का रूप जैसे ही हमें दिखा, हम इसे प्राथमिक दृष्टया दीर्घ संधि के उदाहरण के रूप में मानकर हमने इसका विच्छेद किया, और उस विच्छेद करते हुए मन में यह ख्याल रखा कि दीर्घ संधि की क्या परिभाषा है। दीर्घ संधि में समान स्वरों के मेल को दीर्घ रूप में देखा गया है। ऋस्व ऋस्व हो, ऋस्व दीर्घ हो, और हम आगे इसके उदाहरण समझेंगे। लेकिन उसी परिभाषा के तहत स्व और अध्याय के रूप में हमने इसका विच्छेद किया। हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इसके दोनों रूपों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ ऋस्व ऋस्व, क्योंकि अ और अ जो थे, अ और अ, ये दोनों ही ऋस्व रूप थे और दीर्घ रूप का निर्माण हुआ। हो सकता है हमारे साथ अ और आ आए तो भी उसका रूप क्या होगा? आ होगा। आ या अ आए तो भी उसका रूप क्या होगा? आ। यदि आ और आ हो तो भी उसका रूप क्या होगा? आ होगा। तो इन चार परिस्थितियों के अनुरूप हमारा दीर्घ संधि चलेगी तीनों ही स्वरों में। इसी प्रकार से ई और ई हुआ तो भी इसका दीर्घ रूप क्या होगा? ई होगा। ई या ई हुआ तो भी उसका दीर्घ रूप क्या होगा? ई। ई या ई होने पर भी इसका दीर्घ रूप ई बनेगा, और ई होने पर भी दीर्घ रूप ई होगा। उसी प्रकार से ऊ और ऊ मिलकर ऊ बनेगा। ऊ और ऊ के मिलने पर ऊ का निर्माण होगा। ऊ के बाद ऊ मिलने पर ऊ का निर्माण होगा। ऊ के बाद ऊ मिलने पर भी ऊ का निर्माण होगा। इस प्रकार से
इन सभी रूपों में दीर्घ संधि बनेगी। इसके कुछ उदाहरण हम समझ लेते हैं यहाँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब हम एक शब्द यहाँ लेते हैं, मरणासन। मरणासन, यहाँ पर इस शब्द को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दीर्घ शब्द, दीर्घ वर्ण, दीर्घ स्वर हमें दिखाई देता है। हम वहीं से इसके टुकड़े करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ बीच में हम यहीं से इसके टुकड़े करते हैं, विच्छेद करते हैं। मरण प्लस आसन्न। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्ण विन्यास करेंगे, तो क्या होगा? ण में ध्वनि जो आ रही है वो किसकी आई है? अ की। और पहला जो वर्ण है वो है आ। अब ये दूसरी परिस्थिति हमारे सामने आ गई, जो हमने देखा था कि ह्रस्व और दीर्घ मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ होगा। अब वही मरण शब्द में आज जुड़ेगा मात्रा, और पीछे जो शब्द है अंतिम वो मिल जाएगा, मरणासन्न। इसी प्रकार से एक उदाहरण और हम समझने की कोशिश करेंगे। तथापि। तथापि, यहाँ पर दीर्घ स्वर हमारे सामने है, हम यहीं से इसके टुकड़े करेंगे। तथा प्लस अपि। तथा में अंतिम ध्वनि है वो किसकी है? आ की। त थ हलंत हो जाएगा, आ की ध्वनि निकल गई। इस तरफ जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण है अ, और अंतिम है पी। अब यहाँ हमारे पास उल्टी स्थिति आई है, पहले दीर्घ स्वर है, उसके बाद ह्रस्व स्वर है। तो दीर्घ ह्रस्व मिलकर भी क्या बनेंगे? आ ही बनेंगे। तो क्या होगा? तथा पी। इस प्रकार से अब हम ई के कुछ उदाहरण यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। प्रतीत एक शब्द है, प्रतीत। इस शब्द में दीर्घ स्वर हमें दिखाई दे रहा है। हम प्रथम दृष्टया इसे दीर्घ संधि का उदाहरण मानते हुए इसका विच्छेद करेंगे। तो प्रति प्लस इत। प्रत विच्छेद करने पर ई और त दोनों ही ह्रस्व स्वर मिलकर के क्या बन जाएंगे? दीर्घ स्वर ई बनेंगे। और ये दीर्घ स्वर कहाँ? आगे वाले आधे वर्ण में मिल जाएगा। तो हम इसे मिलाएं, प्रति और अंतिम वर्ण बचा त। इस प्रकार से विच्छेद करके पुनः हम उस शब्द को प्राप्त कर सकते हैं। एक आध उदाहरण और समझते हैं ई के। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा प्रति के साथ इच्छा, प्रत ई प्लस क्षा। ह्रस्व और दीर्घ मिलकर के दीर्घ का निर्माण करेंगे, और ये आगे वाले वर्ण में मिलेगा। तो हम इसे मिलाते हैं, प्रति और अंतिम क्षा, प्रतीक्षा। पुनः उसी शब्द को हमने प्राप्त कर लिया।
कुछ ऊ के उदाहरण हम यहाँ समझेंगे। एक शब्द आता है सुक्ति। सुक्ति सु प्लस उक्ति स में ध्वनि आई ऊ की, आगे ध्वनि ऊ की और शेष वर्ण शब्द यथावत। दोनों ऋस्व मिलकर के दीर्घ का निर्माण, इसीलिए सुख स में ऊ मिला, सु हुआ और ति शेष शब्द को यथावत जोड़ दिया, पुनः उसी शब्द का निर्माण हो गया सुक्ति। कुछ उदाहरण और समझते हैं हम यहाँ। मधुत्सव। मधु प्लस उत्सव, मध प्लस ऊ प्लस ऊ प्लस सव, दोनों मिलकर के बड़े ऊ का निर्माण, ध में मिलेगा मधुत्सव। इस प्रकार से समान स्वर्णों के मेल होने पर उसका दीर्घ रूप बन जाना दीर्घ संधि कहलाता है। आज के इस प्रकरण में हमने समझा। आशा है इन उदाहरणों के माध्यम से आपको दीर्घ संधि पूर्णतः समझ में आ गई होगी। और भी आप अभ्यास करें, और यदि अभ्यास के संदर्भ में और वीडियो की आवश्यकता है तो उदाहरणों के साथ हम आपको और समझा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।